स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिपब्लिक रीडर्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सामान्य ज्ञान। आप किसी भी नौकरी के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और हम इस तरीके के रेगुलर सीरीज लेके आते रहेंगे। आज हम 150 प्रश्न करेंगे सामान्य अध्ययन का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा चौड़ी थी और सीधी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रवि और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अज्ञात थी, इसे खोजा नहीं जा सका है कि कौन सी लिपि थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो वो है चुन्हुदोड़ो। क्या था? चुन्हुदोड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो ध्यानागार है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो आपको बता दें, सिंधु घाटी की जो मूर्ति थी वो है नृत्य करती हुई बालिकाएं, जो कांस की बनी हुई हैं, और ये नृत्य करती हुई बालिकाएं हैं जो सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। देवी माता की पूजा संबंधित है तो सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही देवी मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो ये है, क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था, तो वो कौन सा है? लोथल। ठीक है, अपना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला चलिए करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, अगला है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? तो सिंधु घाटी का जहाजी माला घाट था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी कि सिंधु काल में अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? यानी कि अर्थव्यवस्था से मतलब कि अर्थव्यवस्था में उनकी क्या चीज़ से सबसे ज़्यादा इनकम होता था? तो यानी कृषि को। इसीलिए अभी भी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में अभी भी 70 से 75% लोग गाँवों में बसते हैं और उनकी जो आर्थिक जीविका है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पातलू जानवर विद्यमान नहीं था? ठीक है, तो ये हो गया गाय है। ठीक है, गाय, यानी सिंधु सभ्यता की टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू, ये गलत है, पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, तो ये हो गया गाय। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग गाय का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब यहाँ प्रश्न है कि टेराकोटा क्या होता है? कि कोई भी मूर्ति जो मिट्टी के बना होता है लेकिन उसको पका दिया जाता है, ठीक है, उसकी संरचना को टेराकोटा कहते हैं। अगला है देवी माता की पूजा संबंधित, यानी देवी माता की पूजा जो संबंधित थी वो किस चीज़ की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ यानी देवी माता की पूजा शुरू हो गई थी। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? यानी कि जो वैदिक आर्य थे ये क्या चीज़ भोजन करते थे? तो इसकी जो प्रमुख भोजन थी ये दूध और इसके उत्पाद थे, यानी दूध से बने चीज़ का इस्तेमाल वैदिक आर्यों के द्वारा किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो जौ, यानी कि जो अन्य है, जो सीड्स है, जौ सबसे पहले मानवों ने, यानी कि हमारे मनुष्य लोगों ने सबसे पहले जौ, यानी जौ को यब भी कहते हैं। जैसे चावल नहीं होती थी, गेहूं नहीं होता था, जौ होता था और हम जौ का ही इस्तेमाल किया करते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया था? तो जो ये वैदिक लोग थे सबसे पहले तांबा का, यानी कि तांबा को ताम्र कहते थे, यानी कॉपर, इन कॉपर का सबसे पहले धातुओं का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। आर्य यानी आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि जो आर्य थे अपने पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे थे रथों का प्रयोग, यानी जो आर्य थे वो क्या घोड़ों द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि उस समय इतना अच्छी सड़कें हुआ नहीं करती थी और सिर्फ खाई और ऐसे ही बंजर भूमि में रास्ते हुआ करते थे, इसलिए घोड़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता था। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी, यानी किस चीज़ पे पूर्ण व्यवस्था थी? तो वो आधुनिक जो वैदिक काल है वो व्यवसाय पर था, व्यवसाय यानी कि बिजनेस पर आधारित था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यानी कि
आर्यों को सबसे पहले पहला यूरोपियन कौन था जिनको एक जाति कहा जाता था? तो मैक्स मूलर विद्वान, जो मैक्स मिलर विद्वान थे, इनको आर्यों को क्या कहा जाता था? एक जाति। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला हम करते हैं, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्या है। अगला कह रहा आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो ये है सप्त सिंधु में आर्य समाज जो आर्यन थे जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती थी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति यानी कौन सी जनजाति सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होता था? तो समिति और सभा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में जो जनता से कर वसूला जाता तो उसको बलि कहते थे, बलि। ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसे आप गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्व है, ये ऋग्वेद से लिया गया है, जो हमारे अभी भी जो सूर्य देवता को समर्पित हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, यानी जो भारतीय जो प्रतीक हैं, ठीक है, सत्यमेव जयते, उसमें लिखा गया। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये दोनों ही प्रश्न। निम्न में किस विद्वेषी ने वाद विवाद में अजय अज्ञवाल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी को चुनौती दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, ये प्रेजेंट अभी नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो अशोक मौर्य का रोमनदई स्तंभ में, यानी कि जो अशोका था, अशोका द ग्रेट, इन्होंने रोमनदई में जो एक स्तंभ गड़वाया गया है, वो स्तंभ शिलालेख स्तंभ, उसी में अशोक के जन्म स्थान के जन्म के बारे में बताया गया है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो बुद्ध भगवान थे वो किस वंश को मानते थे, किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य थे, यानी शाक्य। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम जो बौद्ध परिषद है ये राजगिरी कहाँ है जी? ये बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला हम करते हैं, ये रहा अगला स्क्रीन पर आपके प्रश्न 5वीं। ठीक है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ये हो गया हर्ष ने। ठीक है, हर्षवर्धन जिसे कहते हैं। तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन है जो हर्ष ने किया था, यानी हर्षवर्धन ने। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? तो ये स्त्रियां और शूद्र से। ठीक है, स्त्रियां, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये स्त्रियां और शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध भगवान ने सबसे पहले अपना जो प्रवचन दिया था ये सारनाथ में दिया था। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे। जो धातु थे, धातु से सिक्के पहले प्रकट हुए थे, ये कहाँ? तो बुद्ध काल में, यानी बुद्ध भगवान जिस समय थे, यानी बुद्ध भगवान हुआ करते थे, उस समय ही धातु से बने सिक्के का प्रचलन में आया था, और ये चालू करवाया था सातवाहन ने। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी या किसमें की गई थी? तो ये पाली पाठ में किया गया था। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो ये पाली भाषा में रचे गए थे। ठीक है, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? जो बौद्ध भगवान थे, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम था? तो इसका त्रिपिटका, यानी त्रिपिटक बौद्ध भगवान यानी बौद्धों के जो पवित्र ग्रंथ हुआ करते थे वो त्रिपिटक हुआ करते थे, यानी त्रिपिटक के नाम से जाना करता था। बौद्ध धर्म में बूल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ था? तो जन्म। जो बूल है, जो सांड है, ठीक है, बैल, उसे जन्म के स्थान से इसको बौद्ध धर्म में बूल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जन्म से है। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ गई थी? तो ये नालंदा में। ठीक है, नालंदा में 5वीं शताब्दी में सबसे पहले जो नालंदा कहाँ है? ये बिहार में है। प्राचाली में क्या कहता है? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बौद्ध गया कहाँ पर? बिहार में। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, यानी कि जो बुद्ध है वो धम्म है और संघ, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये त्रिरत्न कहलाता है। अच्छा, सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये बौद्ध धर्म है।
जो इच्छा है सब कष्टों का कारण है, जो इच्छा है ना वो सभी कष्टों का कारण है। इसका प्रचार कौन कर रहा था? ये बौद्ध धर्म। बौद्धों को पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14। ठीक है, तो बौद्धों को पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदार छत वाली अर्धगोलाकार क्या है? स्तूप है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु, ये भी प्रश्न कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगला है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में जो क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर 24वें तीर्थंकर थे। अगला देखिएगा, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का जो संस्थापक है ये महावीर थे। महावीर ने भारत में जैन धर्म की स्थापना किया था। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है? तो पावापुरी में किया था। वर्धमान ये महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ किया था? तो पावापुरी में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपना लिया था? तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम जीवन काल में जब वे मरने को हो गया था, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला जो ये कर्नाटक में स्थित हैं और ये प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है जो ये श्रवणबेलगोला के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में कर्नाटक में है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। सबसे पुराना तो ये चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ, किसके? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो ये लोहों का। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 26। ठीक है, चलिए देखते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। जो मगध ये अभी जो आप मगध यानी कि उस समय मगध ये पूरा जो बिहार था ये मगध कहा जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्र, मगध, बिहार, झारखंड। बिहार अभी बिहार से झारखंड अलग हुआ है। बिहार और झारखंड तीनों, बिहार झारखंड, ठीक है, ये सारे मिला करके मगध बोला जाता था। अगला है देखिए क्या है, ये सिकंदर महान का शिक्षक यानी जो सिकंदर महान थे इनके शिक्षक कौन थे? तो अरस्तु थे, जिसे अरिस्टोटल भी कहते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रमुख भाषा कौन सी थी? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत यानी कि संस्कृत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और संस्कृत में ही लिखा जाता था। हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक या फिर इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। तो आपसे प्रश्न यही बार भी कई बार पूछते हैं कि व्हाट इज़ द क्या हु इज नॉन एज फादर ऑफ हिस्ट्री? तो आप हेरोडोटस कहेंगे। अलेक्जेंडर को सिकंदर के नाम से जाना जाता था और ये पोरस ने लड़ाई लड़ी यानी कि अलेक्जेंडर या सिकंदर, पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। कब लड़ी थी? अलेक्जेंडर और सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कब लड़ी थी? हाइडेस्पीज में, झेलम के युद्ध, ये झेलम नदी के किनारे इन्होंने युद्ध किया था सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला है हमारा, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर तट पर उपद्रव मचाया था? तो ये हो जाएगा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था जो झेलम नदी के किनारे। ठीक है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम था? जो यहूदी हुआ करते थे इनकी धार्मिक पाठ का क्या नाम था? तो मूसा संहिता। क्या? मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा? तो पतंजलि ने। ठीक है, महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रचुर भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार। ठीक है, ये बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने अंतिम जीवन काल में कौन सी धर्म अपना लिया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अभी अभी हमने इसका सीखा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य ने।
यूनानियों को भारत से बाहर कब निकाला था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो यूनानी बाहर आए थे इनको बाहर निकाल दिया गया था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ये तक्षशिला में। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में अशांति कहाँ थी? तो ये तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? सरवनबेल गोला में गुजारा था। कहाँ पे? सरवनबेल गोला। कहाँ पे? ये कर्नाटक में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ये कलिंग युद्ध पर, कलिंग की लड़ाई हुई थी और उन्हें प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन का किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध में। देवानाम्रिप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो ये अशोक। अशोक का जो दूसरा नाम है देवानाम्रिप्रिय। ठीक है, इसको आप हाईलाइट करिए एक बार, कई बार ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्या है ये? देवानाम्रिप्रिय। ठीक है, अगला देखिए क्या आ जाएगा। किस शिला राजा देश ने अशोक ने कलिंग युद्ध की हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग दिया? यानी कि किस शिला राजा देश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और उन्होंने युद्ध को त्याग की घोषणा कर दिया? तो शिला राजा देश यहाँ पे कितना है? 13। शिला राजा देश 13 में ये उल्लेख किया गया है कि तक्षशिला जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें बहुत हताश उड़ गए थे इनके अशोक के, और इसीलिए इन्होंने अपने उसको जो इनके जो युद्ध करने की चेष्टा थी उन्होंने ख़त्म कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी कौन था? तो ये मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। ठीक है, राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो मेगास्थनीज थे। इंडिका किसने लिखा? इंडिका नामक जो बुक है ये किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक लिखी थी। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो इसका मेगास्थनीज नाम था। और अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बुद्ध धर्म को अपनाया? तो अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था। किससे? उपगुप्त होकर। उपगुप्त जिसे उपगुप्त से, जो उपगुप्त हैं इनसे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या के केंद्र से संबंधित है? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनका जो गुरु चाणक्य थे वो तक्षशिला से हैं। ठीक है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये 261 BC में हुआ था कलिंग का युद्ध। ठीक है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजा देश में। यानी कि 13वें जो शिलालेख है उसमें उत्कृष्ट है जो कलिंग के युद्ध का प्रभाव उस पर उन्होंने दर्शाया गया है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था कौन सा? तक्षशिला था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। जो अर्थशास्त्र के लेखक थे किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अर्थशास्त्र थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? तो कौटिल्य ने या फिर विष्णुगुप्त ने। अभी जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स और ये इकोनॉमिक्स अलग है। ये अर्थशास्त्र का मतलब है कि राजनीतिक शास्त्र हुआ करते थे, और अभी जो अर्थशास्त्र है ये हमारा इकोनॉमिक्स है जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? तो अशोक को जो शिलालेख है वो ब्राह्मणी लिपि में अशोक के शिलालेख में खुदे हुए हैं। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो 1837 में जेम्स प्रीस ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, अगला देखिए, अगला हम क्या है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा अशोक। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने बहुत शिलालेख अपने बनवाए थे और लिखवाए थे ताकि उसकी पहचान अभी तक कर सके। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो शुंग वंश। मिलिंद पनाहो क्या है? मिलिंद पनाहो, ये भी क्वेश्चन पूछा है। मिलिंद पनाहो बौद्ध पाठ है ना। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक, यानी कनिष्क के यानी कनिष्क जो थे उनके जो राज्य चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर थे। किसका? कनिष्क का। कौन? चरक।
ठीक है। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगाधर कला के नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा, तो ये क्या हो जाएगा? कनिष्क। यानी कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, और हम 30 करेंगे एक। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? कनिष्क किस राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो 1878 ईस्वी में। ठीक है, जो कनिष्क थे राजगद्दी पर 18 ईस्वी में बैठ गए थे। शक संवत किसके और कब शुरू किया? जो शक संवत है किसने शुरू किया? तो ये है कनिष्क ने 18वीं ईस्वी में शुरू किया था। बौद्ध धर्म का संरक्षण, यानी कुषाण शासक कौन था? तो ये कनिष्क, जो बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। ठीक है, अगला है कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में ही कला की गंधार शैली पनपी थी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला कौन सी थी है? तो गंधारी शैली है। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो नागार्जुन और अश्वघोष। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये कलिंग। ठीक है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो ये श्रीगुप्त। उपगुप्त ने श्रीगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध किसने? अशोक ने अपना बौद्ध धर्म को अपनाया था। महरौली में जंग रहित लोहे स्तंभ किसने स्थापित किया है? तो ये गुप्त शासनकाल ने, जो ये दिल्ली में है, दिल्ली के महरौली में है, उसमें कभी भी जंग नहीं लगता है, तो ये गुप्त काल में ही लगाया था। गुप्त राजा जिसके विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से न जाना जाता है। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो रुपया कहते हैं। ठीक है, गुप्त काल में ही चांदी के सिक्के चलाए गए थे। अगला देखिए क्या है। लक्ष्मी द्रोहित्र किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो युओं के द्वारा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो ये है समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, यानी कि स्वर्ण युग, सोने वाला युग किसे कहते हैं? गुप्त काल कहते हैं, क्योंकि इन्हें गुप्ता काल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हुए जो कि अर्थव्यवस्था को सुधार किया गया और विकास किया गया। गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोना। सोने के सिक्के की ज़्यादा जो है गुप्त काल में, यानी कि गुप्ता काल में सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ और उसे बनाया। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया? तो 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद शिलालेख में बताया गया है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया है? तो हरिसेन ने। ठीक है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कई बार क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और पूछा गया है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। पंचतंत्र की कथाओं का संकल्पना किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया था। मेघदूत का लेखक कौन है? तो ये कालिदास है। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही दिया था। अगला है ब्राह्महीर थे। जो ब्राह्महीर थे ये कौन थे? तो एक प्राचीन खगोल विद्य थे, एस्ट्रोनॉमर थे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो ये गुप्ता, यानी गुप्त काल के दौरान ही अजंता की गुफाएं है, मतलब कि बनाया था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ है? तो अरिकमेंडू है। एलोरा में गुफा सिलकोरणी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन का। कहाँ पे? एलोरा में। एलोरा की गुफाएं जो हिंदू और बौद्ध और जैन का। चोलेश्वर नामक मंदिर निर्माण किसने किया था? चोलेश्वर, तो ये होगा विजयालय ने किया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला करते हैं। गंगा क्या है? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? यह है राजेंद्र चोल। इन्होंने क्या किया? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल।
यानी ये जो गंगा नदी है इन्होंने अपना ही गंगा का मुंह ही मोड़ दिया और ये उत्तर से दक्षिण की ओर लेके गया था। कौन? ये चोल, ये राजेंद्र चोल। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? तो शिव भगवान। जो चोल वंश है ना, चोला वंश, तो शिव भगवान। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मानिकहेट। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो कृष्ण वर्मा ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने कराया है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर कहाँ पे? हिंदू और बौद्ध जैन के हैं। महाबलीपुरम के समाप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्ष्य है? पल्लवों के द्वारा। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ? तो महेंद्र वर्मन एक के कारण। पुलकेशिन 11 किसका महानतम शासक था? तो वातपी के चालुक्य वंश का। राविकीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने एलोरा प्रशस्ति की रचना की थी। पुलकेशिन सेकंड ने। किसका संरक्षण था? पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन में हुआ? तो नरसिम्हा प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्या है? किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया था? तो राजा राज प्रथम ने श्रीलंका को जीतकर उत्तरी भाग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन के संबंधित जानकारी मिलती है? तो ये चोल वंश की जानकारी मिलती है। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगोडा से चोलपुर का निर्माण किया था? तो ये राजेंद्र ने ही। ठीक है। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? तो ये है रामेश्वरम में। ठीक है। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया है? तो राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। चोल राजाओं का शासक था तमिलनाडु पर। और प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये उदयपुर में। द्वितीय शांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसके किया है? तो थलवुईपुरम तांबे की प्लेटों पर किया गया है। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी थी? तो सोमवेद ने। यानी कि पुस्तक जो है कौन सी? कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो इस सोमवेद ने। विक्रमांक देवचरित लेखक कौन थे? तो ये बिल्हन का थे। और हर्षचरित किसने लिखा? हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। हर्षचरित किसने लिखा? तो बाणभट्ट ने। अगला है एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन किया? तो ये बाणभट्ट ने। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? तो तेजपाल ने। खुचारो मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल राजपूत ने। महीर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो प्रतिहार से संबंधित है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो भोज, महीर भोज उनके नाम से जाना जाता था। हैंसंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये हमारे हो गए 150 प्रश्न। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।